अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स और हमने उसको बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। हमने बेसिकली डिस्कस किया कि हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है क्या। हमने डिस्कस किया कि बायो एनर्जेटिक्स है हमारे एसेंशियल क्यों है इसकी स्टडी। फिर हमने जो आगे डिस्कस किया वो फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस किया और फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। फॉर एग्जांपल हमने फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में डिस्कस किया कि रोल ऑफ पिगमेंट्स क्या होते हैं, रोल ऑफ लाइट क्या होती है, रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसाइंथेसिस। फिर हमने उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आगे जाके स्टडी किया, मतलब हमने जो है एक्चुअल में फाइंड किया कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे बनता है और हमने जो है उसके बारे में स्टडी किया। और हमने जो है इनको जो है 2 स्टेप्स में डिवाइड किया, लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट। ये दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं प्लांट के, और दोनों मतलब जो है आपस में कोरिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट में यूज़ होता है। जैसे कि लाइट इंडिपेंडेंट जो हम कहते हैं उसमें जो एटीपी और NADPH आपको रिक्वायर होता है फॉर द एनर्जी, आपको वो कहाँ से मिलता है? वो आपको बेसिकली मिलता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी हमारे पास लाइट रिएक्शन से वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमें पास ATP और NADPH प्रोड्यूस करता है। खैर हमने कैल्विन साइकिल और ये सब पढ़ा और हमने रोल ऑफ PGAL स्टडी किया कि PGAL है जो एक्चुअली सब्सटेंस है या एक्चुअली हमारे पास कंपाउंड है जो आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन में काम आता है। और फिर हमने बताया कि वो किस तरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन में काम आता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो टोटली डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द फोटोसाइंथेसिस। सिंस आपने जो है ग्लूकोज बना लिया, अब ग्लूकोज बनाने के बाद जो हमने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि इस ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव करनी है। अगर बात की जाए कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे ड्राइव करती है नहीं है तो वो हम पे डिपेंडेंट है। यूजुअली हम जो है ग्लूकोज की इनटेक लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि हमने पढ़े हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास हमारे न्यूट्रिशन का बड़ा हिस्सा है। कि हमारे पास एक ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अबाउट आपको 4.1 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और एक जो हमारे पास ह्यूमन है या फिर हमारे पास मैमल्स है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास क्या कंज्यूमर्स हैं, उनका ज़्यादातर जो फूड इनटेक या डाइट इनटेक किस पे डिपेंडेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है। और सिंस ग्लूकोज भी आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, अब इस ग्लूकोज से हम एनर्जी किस तरह ड्राइव करते हैं फॉर डिफरेंट सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फॉर डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस। हम जो है इस किस प्रोसेस के ज़रिए हम निकालते हैं ये एनर्जी, हमें किस तरह प्रोसेस के ज़रिए हमें ATPs मिलते हैं। हमें बेसिकली जो प्रोसेस के ज़रिए ATPs मिलते हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और आपकी बुक में अच्छी बात है कि बहुत ईजीली आपको बताया गया है, जिसमें आपके पास अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास साइक्लिक बेसिकली ये सारा प्रोसेस है और जो है हमारे पास इसमें ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो आज के लर्निंग आउटकम्स में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है। उसके बाद मैं जो है एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बताऊंगी और एनारोबिक में मैं फर्दर आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बताऊंगी। खैर आज का टॉपिक अगर हम लोग लर्निंग आउटकम्स की तरफ जाएं कि अगर आप मेरा लेक्चर लेंगे तो आपको किस चीज़ का फ़ायदा होगा और आपको किस चीज़ का बारे में पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की कि हमारे पास लेक्चर लेने के बाद आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा रिस्पिरेशन के बारे में कि हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है। और फिर आपको इसके बाद पता चलेगा कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की जो फर्दर टाइप्स हैं या फिर हम कह सकते हैं फर्दर क्लासेस है एरोबिक रिस्पायरेशन और ठीक है, आपको इसके बारे में बेसिकली पता चलेगा। और जो नेक्स्ट इसकी फर्दर एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में हम लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी लेक्चर के एंड में, ताकि आप जो है इसको एक दफ़ा देख लें और जो है आप जो ग्राफ या फिर आपके पास जो डायग्राम बनी है उसको आप एक दफ़ा देख लें अगर आप अगला लेक्चर लेंगे तब। तो खैर चलिए मेन टॉपिक की तरफ आते, तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, और हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, और हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है। अगेन हर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तकरीबन हर वक्त आपको ये कहती हूँ कि अगर केमिस्ट्री की बुक आपके पास 9th की पढ़ी भी है, इसको जो है खोल 9th की पढ़ी है 10th की पढ़ी है, लेकिन 10th की अगर आपके पास पढ़ी है तो 10th की खोल लें, बेशक से उसको पढ़ लें थोड़ी देर के लिए, पहले उसको पढ़ें फिर लेक्चर अटेंड करें, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि आप जो है लेक्चर अटेंड कर सकें और समझ सकें। खैर अगर आपने पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो जो जो टर्म्स आ रही हैं मैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करती जाती हूँ इन द केमिस्ट्री के भी सेंस में। खैर सेलुलर रेस्पिरेशन अब हमारे पास होता क्या है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हाई एनर्जी या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल में। अब सिंपलर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हैं। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यूजुअली आपके पास होता है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, और जो हमारे पास सिंपलर जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल जिसमें ब्रेक होता है वो हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात होती है कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है और वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल में फॉल हुआ है, तो इसकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज है। वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आपको एटीपी की यूटिलाइजेशन, एटीपी की फॉर्मेशन में काम आती है। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि एटीपी हमारे पास करेंसी ऑफ द सेल है, और इसके जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उनके ब्रेकडाउन से आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये खुद भी जो है एनर्जी से एंड्रोजेनिक रिएक्शन से बने, मतलब खुद इनको जो है एनर्जी प्रोवाइड की गई है। अब जो हमारे पास एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के लिए होती है वो हमें कहाँ से ड्राइव की जाती है, वो हमारे पास यूजुअली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके ब्रेकडाउन से हमें रिजल्ट की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। खैर ये आपके पास आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन का एक ब्रीफ इंट्रो। अब हमने इसके बताने के टाइप्स क्या उनसे हमारे पास है। टाइप्स हमारे पास हैं इनके एरोबिक और हमारे पास है एनएरोबिक। एनएरोबिक और एरोबिक को अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या फ़र्क है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या फ़र्क है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये रेस्पिरेशन आपके पास जैसे एरो वर्ड है, ये यूजुअली ड्राइव हुआ है एरोस वर्ड से जिसका मतलब है एयर। तो ऐसी respiration which occur in presence of एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? ऐसी रेस्पिरेशन जो आपके पास किस तरह बनी हो, किस चीज़ पे हो, हमारे पास जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो है आपके पास अगर एग्जांपल है किन किन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जो है सेलुलर कंटेंट या हम सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, सेलुलर एनर्जी उसके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की फॉर्म में होती है। और जो है एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है,
सही है। आपके पास एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए आपके पास क्या फॉर्म होता है, आपके पास जो है एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। खैर ये आपके पास आए जब अगर इसकी थोड़ी डिस्कवरी की बात करें, शुरू में हमारे पास जब ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट करती थी, या आपके पास क्लासिकल व्यू के बारे में बात करूँ जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले ऑक्सीजन नहीं एग्जिस्ट करती थी, और एवोल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे ऑक्सीजन आती गई और ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती गई हमारे पास, किस लिए हमारे पास यूटिलाइज हो गई फॉर द रिस्पायरेशन के प्रोसेस। अगर इसकी बात की जाए तो होता क्या है इसमें, बेसिकली हमारे पास होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और ये ग्लूकोज से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो हमारे पास कौन लेता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल ले लेता है, और वो इसके साथ साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है, और हमें क्या देता है, वाटर का मॉलिक्यूल देता है। क्या होता है आपके पास, ग्लूकोज जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, उस इलेक्ट्रॉन की रिलीज से आपके पास रिडक्शन होती है, किसकी होती है, हाइड्रोक्सिल और वाटर और हाइड्रोजन आयंस के मॉलिक्यूल के साथ, और वो हमें क्या देते हैं, वाटर। अब हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का जो मैं रिएक्शन बता रही हूँ आप वो देख लें। जैसे देखिए C6H12O6, ठीक है, आपके पास 3 ADP के मॉलिक्यूल्स और 36 ADP के मॉलिक्यूल प्लस 36 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रिएक्ट करते हैं, आपको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी आपके पास फॉर्म हो जाते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास यूजुअली फॉर्म होते हैं। तो देखें आपके पास इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी होती है, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि आप देखें यहाँ पे 36 ATP के मॉलिक्यूल्स आपके पास बन गए, और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए मिलती है, और स्पेसिफिकली एरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए मिलती है। ठीक है, ये बात आ गई। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं कि इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, एनएरोबिक। अब जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन which occur in absence of oxygen is called एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें आपके पास ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास उसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो अब एनर्जी के ब्रेकडाउन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पिछले जब मैंने रिएक्शन लिखा आपने देखा मैंने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी लिखे, क्योंकि जो है ऑक्सीजन ही इसमें मेन कंपोनेंट है एरोबिक रिस्पायरेशन में। और अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ देखें तो हमारे पास जो है इसको जो है फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसको फर्मेंटेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो है ग्लूकोज है आपके पास जो है क्या करता है, रीअरेंजमेंट अंडरगो करता है, और रीअरेंजमेंट से आपके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपके पास रिएक्शंस ड्राइव करने के लिए होती है। अगर इस पर बताऊं कि हमारे पास यूजुअली होता क्या है, हमारे पास यूजुअली जो NADPH जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होता है, किस में हो जाता है, आपके पास NADP, मतलब NADP में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हमारे पास यूजुअली कब होता है, डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये हमारे पास स्टेप होता है। खैर जो है रिडक्शन हो जाती है, और हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या तो अल्कोहल में
या तो आपके पास क्या कहते हैं लैक्टेट वगैरह में एंड प्रोडक्ट आपके पास आता है। इससे पहले कार्बन इस ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूटते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल के या लैक्टेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। वापस मैं बताती हूँ कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है जो NADPH होता है, वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP में, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर ग्लूकोज के साथ जो है रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज को है पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देते हैं। और फिर पायरुवेट जो है इंटर्न उसको या तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपलसरी प्रोड्यूस होगी, इसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा, या तो आपके पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है या आपके पास लैक्टेट प्रोड्यूस हो सकता है। इसके मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसके हमारे पास यूजुअली दो मतलब आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन का नाम क्यों किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। इसमें भी जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें भी हमें अल्कोहल की प्रोडक्शन मिलती है। खैर आगे चलते हैं। इस एनारोबिक रिस्पिरेशन की जो हमने दो टाइप्स डिस्कस करनी है, वो हमने क्या डिस्कस करनी है, एरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और जो हमारे पास है दूसरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देख लें कि रिस्पिरेशन हमारे पास की कौन सी होती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तब ये होती है। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो थोड़ी रीअरेंजमेंट अंडरगो करता है और हमारे पास क्या देता है, ATP जनरेट कर देता है। अगर बात की जाए NADPH, जो हमारे पास जो है इसमें मॉलिक्यूल है, वो जो हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADPH है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP में मॉलिक्यूल में, और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं ग्लूकोज के बाद, और ग्लूकोज उसको क्या करता है, या रात तो उसको अल्कोहल में पहले तो पायरुवेट कन्वर्ट करता है, फिर पायरुवेट को आइदर वो अल्कोहल में ब्रेक डाउन करता है या लैक्टेट पे कन्वर्ट करता है। वो डिपेंड करता है आपके पास कंडीशंस पे। अगर बात की जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, आज जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास यूजुअली जब दुनिया पे पहले लोग मतलब पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हुए, तो उनमें जो है ऑक्सीजन की जो कमी थी, ये मैं आपको पहले भी बात करती हूँ कि जो एटमॉस्फेयर थी अर्थ की, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है इनको जो है क्या करना पड़ता था, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी पड़ती थी। और कार्बन डाइऑक्साइड से वो यूजुअली क्या करते थे, रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते थे। तो इनमें जो है यूजुअली एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होती थी। कौन सी एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो। और जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन है वो स्पेसिफिकली अल्कोहलिक जो रिस्पिरेशन है वो आपके पास पोस्ट पीरियड पे होती थी, मतलब पहले के ज़मानों में आपके पास होती थी। और जब आपके पास जो अर्थ पे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ह्यूमन लोग नहीं थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो जो है वो यूजुअली ये करते थे। अभी भी कुछ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये वाली रेस्पिरेशन करते हैं। खैर ये अब हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप से हमारे पास क्या दे देती है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से पहले हमारे पास पायरुवेट दे देती है। क्योंकि पायरुवेट जब दे देती है तो आपको मैं बात बताती हूँ कि पायरुवेट के स्टेप में आपके पास ऑक्सीजन, पायरुवेट की फॉर्मेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो है आपके पास जो साइकिल्स आती है उनमें आपके पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। खैर जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसको C6H12 और O6 है, उसने ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप है, एक स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है, और जिसमें हमारे पास पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और यूजुअली 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास टूट जाता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से, और हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या होता है, फर्दर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे जो अगली साइकिल है आपके पास यूजुअली जो एरोबिक रेस्पिरेशन में आती है वो आपके पास जो होती है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करती है। लेकिन अब आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपने करनी है, अल्कोहल प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं उसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे, ठीक है। और जब वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे आपके पास बन जाएंगे 2 एसिटल्डिहाइड। मतलब हमारे पास क्या, कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप फॉर्म हो गया, ठीक है। यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O
और H। आप जैसे देखते जाए डायग्राम में, अपनी बुक में देखते जाएं, आपके पास एसिटल्डिहाइड बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, H2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। कौन रिड्यूस करता है? NADH और 2 हाइड्रोजन आयन के मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस करते हैं और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करके 2 NAD के मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, और जो है इस 2 एसिटल्डिहाइड को हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, और जो आपके पास इस रिएक्शन में दिखाया जा रहा है 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। तो आपके पास कैसे रिएक्ट हुआ? आपके पास पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, एंड प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट अल्कोहल होगा, और आपके पास इसमें ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर है, क्योंकि ये हम पहले ही बता रहे हैं कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन की फर्दर टाइप है। ठीक है, ग्लूकोज को हमने रिएक्ट किया, ठीक है, ग्लूकोज को रिएक्ट किया हमने, और ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज ने हमारे 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट किए और हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल दिए। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में से हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और हमारे पास 2 एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। 2 एसिटल्डिहाइड ने जो है वो फर्दर हमारे पास रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसको रिड्यूस किसने किया? हमारे पास NADH ने उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और आपको N में इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए, और 2 NADH खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने जो है हाइड्रोजन का रिलीज कर दिया। खैर, ये आपके पास आ गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बेसिक स्टेप्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास सिमिलर ही है। पहले जो स्टेप है हमारे पास, जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमें जनरेट करके देता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ आइडेंटिकल क्या आ गई, आपके पास इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होगा। जो पहले आप जैसे देखे ना, आपने पीछे जब डिस्कस किया अल्कोहलिक को, तो उसमें आपके पास क्या हुआ था, आपके पास पहले का जब हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होके वो हमारे पास 2 एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया था, और इस एसिटल्डिहाइड को फर्दर हमारे पास किसने रिड्यूस किया था? NADH ने रिड्यूस करके उसको अल्कोहल फॉर्म कर दी थी। खैर, जो है उस स्टेप में ये हुआ था, लेकिन अब अगर हम इससे कंपैरिजन करें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करेगा और हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बना देगा, ठीक है। अब पायरुविक एसिड इसने बना दिया, या फिर हम कह सकते हैं 2 पायरुवेट बना दिए। अब जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होगा, डायरेक्ट NADH 2 NADH इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, और इसमें से मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट देगा। अगर हम पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसके फॉर्मूले की बात करें, तो ये आपके पास CO, पहले आप ले लें 3 कार्बन की चेन, ठीक है, एक साइड पे ऑक्सीजन अटैच करें और दूसरी साइड पे भी आप ऑक्सीजन अटैच करें, फिर कार्बन के जो सेकंड कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एंड में आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। और अगर हम बात करें लैक्टेट के फॉर्मूले की, लैक्टेट का फॉर्मूला आपके पास जो है, आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है, आप खुद देखें कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास क्या हो गया है, हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया, इसके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन OH, और यहाँ पे H, और फाइनली आपके पास CH3। ये आपके पास 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स बन गए। अगेन आपके बात बताती हूँ कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब कहाँ होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, आप जो है आपको जो है आपके जो मसल्स में है, तब ये रिस्पायरेशन होती है, तब आपको जो नहीं है इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब आपकी जो बॉडी है, तब आपकी मसल्स के सेल, ये हमारे पास कौन सी रिस्पायरेशन करते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, और जो नहीं है लैक्टेट प्रोवाइड करते हैं। वापस मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि ग्लूकोज होता है,
जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलाइसिस अंडरगो करता है और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल दे देता है। और ठीक है, 2 ADP और 2 फॉस्फेट हमारे पास जो है यहाँ पे जो नहीं है क्या हो जाते हैं, फॉस्फोरिलेशन गो करते हैं और हमारे पास ATP के मॉलिक्यूल दे देते हैं इसी ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में। ये वाला जो स्टेप है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, ये वाला जो स्टेप है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, और आपके पास किसके लिए आइडेंटिकल है, हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। और फिर जो है बाद में जो 2 पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है बगैर लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन अंडरगो करता है किस इंटरमीडिएट, जैसे हमारे पास वहाँ पे 2 एसिटिल्डिहाइड बना था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इधर नहीं बना और आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट 2 लैक्टेट फॉर्म हो गए। होप्स आपको समझ आया हो। नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर हम प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो हमारे पास जो ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। आपको मैं ओवरव्यू देती हूँ। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है वो हमारे पास होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है। जो सेकेंड चीज़ आपके पास होती है वो होती है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड होती है। इसके बाद जो आपके पास स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल होता है और लास्ट में जो होता है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये आपके पास जो है बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। ये जो है आपके पास साइटोप्लाज्म में भी अगर इसका प्रोसेस पूरा देखें तो आपके पास यूजुअली साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया पे एंड करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में आप इसके जो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो होता है ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें ग्लूकोज आपके पास पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है पायरोवेट इस स्टेप से आपके पास ATP जनरेट होते हैं और उस ATP को जनरेट करने के प्रोसेस को किस तरह ATP जनरेट होता है उस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम दूसरी तरफ जाते हैं यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में भी इलेक्ट्रॉन कैरिड किए जाते हैं by NADH। फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो आपके पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड या पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है आपके पास। और जो है आपके पास जो पायरोवेट यूजुअली ऑक्सीडेशन इसलिए होती है ताकि ये जो है आपके पास इजीली अंदर जा सके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एक क्रेब्स साइकिल अंडरगो करते हैं और क्रेब्स साइकिल से आपके पास फर्दर ATP जनरेट होते हैं और ये जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आपके पास ATP जनरेट होता है वो आपके पास कराता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब जो क्रेब्स साइकिल्स के जो इलेक्ट्रॉन कैरीड होते हैं वो आपके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कौन कैरी करके लेके जाता है, ग्लाइकोलाइसिस से आपके इलेक्ट्रॉन कैरी करके जाते हैं NADH और आपके पास जो क्रेब्स साइकिल है उससे भी इलेक्ट्रॉन्स कौन कैरी करके जाता है NADH NFADH। ये हमारे पास जो है दोनों लेके जाते हैं, आपके पास क्या लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहाँ पे आपके पास ATP सिंथेसिस होती है with the help of enzyme, with the help of the process which is known as oxidative phosphorylation। ठीक है, ये आपके पास आगे प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास ATP जनरेट होता है। सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। आगे जब लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में फर्दर क्लास डिवाइड करके बताऊंगी कि मैं आपको बाकायदा स्टेप्स और रिएक्शन के ज़रिए बताऊंगी हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास जो है ये सब फॉर्मेशन होते हैं। तो आज के लेक्चर हमारे पास यही ख़त्म होता है। हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ हमने उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेलुलर रिस्पायरेशन को कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि सेलुलर रिस्पायरेशन की कितनी टाइप्स हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन हो और ये यूजुअली आपके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बॉडी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल और 36 एडीपी के मॉलिक्यूल और 36 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और आपको क्या देते हैं, आपको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर 6 मॉलिक्यूल्स। उसके आगे आपको क्या देते हैं, उसके आगे आपको देते हैं 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फिर हमने डिस्कस किया एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की और जो है ग्लूकोज हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाता है और हमारे पास यूजुअली इसको फर्मेंटेशन का नाम दिया है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट यूजुअली फॉर्म होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखा जाए क्या होता है स्टेप में कि हमारे पास जो है जैसे ही पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से हमारे पास आता है उसमें हमारे पास जो है मॉडिफिकेशन आती है, NADH इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको क्या करता है, इसको हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, हमारे पास या तो अल्कोहल की या फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं उनको 2 क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने उसको क्लासिफाई किया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली इथेनॉल होता है और जो है ये आपके पास कहाँ होता है, ये आपके पास होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में और प्रीरियन हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में होता था, पिछले ज़माने के ऑर्गेनिजम्स में होता था और यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता था क्योंकि तब आपके पास जो पोस्ट पीरियड था, पोस्ट जियोग्राफिकल पीरियड था, उस वक्त आपके पास क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी और ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। तो खैर उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो है बग़ैर ऑक्सीजन के रिस्पिरेशन करनी पड़ती थी और उसको हम क्या कहते थे, अल्कोहलिक रिस्पिरेशन। अल्कोहलिक रिस्पिरेशन में हमने देखा पहले ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से हमारे पास ATP जनरेट होता है और उसके साथ साथ हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। उस पायरुवेट के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो हमारे पास एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दे देते हैं। एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं NADH से और वो हमारे पास इथेनॉल देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन हमने पढ़ा, जो हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ी हमारे पास थी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपके पास क्या होता था कि जो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वही इनिशियल स्टेप सेम होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ATP के मॉलिक्यूल जनरेट करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में और हमारे पास एंड प्रोडक्ट पायरुवेट दे देता है, ठीक है। और पायरुवेट इन टर्न आपके पास क्या होता है, बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस से हमारे पास किसके मॉलिक्यूल दे देते हैं, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल। अगर बात की जाए ये रिस्पिरेशन कहाँ होती है, ये आपके यूजुअली मसल सेल्स में होती है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की वो मैंने आपको जो है ब्रीफ इंट्रो दिया, मैंने आपको बहुत छोटा सा इंट्रो दिया कि हमारे पास जो है सेलुलर रिस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन्वॉल्व है, क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है। जो इनमें डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो ATP जनरेट होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए होता है और जो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास ATP जनरेट होता है वो भी हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे पास ATP जनरेट होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से होते हैं। खैर ये आपके पास पता चल गया कि हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है। अब आपको ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इस टॉपिक को पढ़ें, रिवाइज करें, घर में बार बार डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें। क्योंकि जो टॉपिक मैं हर लेक्चर के एंड में यही कहती हूँ कि जो है जो टॉपिक आप अब डिस्कस करते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर तो आप रट्टा वाला है ही नहीं। आप जब तक इसमें साइकिल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगी, इनके जो है रिएक्शन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके जो नहीं है इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और जो है ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें,
इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, डिटेल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, MCQs अटैम्प्ट करें कि आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप जो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंटरनेट से प्लीज़ मदद ले लें अपनी, और क्या करें कि क्विक क्विज़ेस उस पर सॉल्व करें। अगर वीडियोस वगैरह अगर आपको देखनी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास जो होती है इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल को फर्दर इन्हेंस कर सकती हैं। खैर, उन वीडियोस वगैरह को देखें और जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह याद करें और अच्छे नंबर लें। मेरी तरफ से आज तक इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।